नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपदा के सामना के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। आपदा के सामने के इससे पहले के अंकों में हमने बात की है कि कोई भी आपदा आती है तो उससे पहले उस आपदा से निपटने के लिए हमें किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए। और अब आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे कि आपदा के आने के बाद में जो अहम भूमिका निभाई जाती है वो होती है अस्पतालों की। तो उस अहम भूमिका में अस्पतालों की कितनी तैयारियां हैं आपदाओं से निपटने के लिए, किस प्रकार के उनका कार्य क्षमता है और साथ ही उनके स्ट्रक्चर के साथ उनकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से आगे आने वाले समय में और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इस पर आज करेंगे हम चर्चा। साथ ही जानेंगे कि आपदा से निपटने के लिए आज की तारीख में भारत के अस्पताल कितने तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास अंक की। और सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मिला देते हैं कृष्णवत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एनडीएमए के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही प्रदीप खासनोबिस जी हैं जो कि डीडीजी हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं जो कि सफदर हॉस्पिटल के एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में ऑनलाइन हमारे साथ में जूम के जरिए जुड़ रही हैं वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की डॉक्टर लिपिका नंदा जी। लिपिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में कुछ छात्र भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनके मन में किस प्रकार के सवाल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले सवाल मेरा प्रेम कुमार जी आपसे है कि जब भी कोई आपदा आती है, आपदा के बाद में जब पीड़ित जो लोग हैं जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो अस्पताल प्रशासन के सामने ऐसी किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं, परेशानियां होती हैं जिनका आप लोग सामना करते हैं? जो हमारी अस्पताल में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमारी इमरजेंसी के अंदर पेशेंट जो है पहले ही बहुत सारे होते हैं और अचानक ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उनके लिए हमें इंतजाम करने होते हैं, उनके बिस्तरों का इंतजाम करना होता है। और दूसरा हमारी चुनौती सबसे बड़ी होती है कि स्टाफ चाहिए होता है हमारे को जी, कि इमरजेंसी में ऑलरेडी लोग जो ओवर बर्डन होते हैं, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उस अवस्था में हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है। हम उस प्लान को एक्टिवेट कर देते हैं और उस एक्टिवेट करने का जो एक प्रॉपर सिस्टम है कि ये जैसे कि हमारा जो कैजुअलिटी के अंदर कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम के पास यदि ये सूचना आती है कि कहीं कोई डिजास्टर हुआ है तो उस अवस्था में हम जो है जितने भी टेलीफोन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप सभी HODs को, सारे एडिशनल एमएस को और जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर लोग हमने जिनको रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की हुई है कि सबको इसी मौके पे क्या काम करना है, उन सबको हम सूचित करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो एमटीएस स्टाफ है, हमारा जो नर्सिंग अटेंडेंट है, उनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। और दूसरे स्टाफ को हम दूसरी जगह से भी मोबिलाइज कर लेते हैं कि जब इमरजेंसी पड़े तो डॉक्टर्स हैं उनको भी बुला सकते हैं। यदि जरूरत पड़े तो हमारा जो इमरजेंसी स्टोर है उसको हम खोल लेते हैं और वहाँ से दवाइयाँ का इधर इंतजाम कर लेते हैं। जी शुक्रिया सर। अगला सवाल कृष्ण जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से देखा जाए तो अस्पतालों की जो सुरक्षा है वो भी एक गंभीर मुद्दा है। हमने इससे पहले देखा है कि कई सारी प्राकृतिक आपदा अस्पतालों पर भी आके पड़ी हैं, आग जैसी घटनाएं हमने देखी हैं। तो ऐसे में अस्पतालों की तरफ से क्या कुछ नीति और तैयारी होनी चाहिए? 3 प्रकार के खतरे होते हैं जी। एक तो आग की घटनाएं होती हैं और हाल के वर्षों में कई अस्पतालों में आग लगी है। दूसरा यह कि कई अस्पताल जो हैं सो प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होते हैं, जैसे कि अगर बाढ़ आ गई जी या साइक्लोन आ गया तो उसके कारण उनके कामकाज पर असर पड़ता है। और तीसरा जो ये है कि जो जी जैसे बिजली की आपूर्ति में कोई व्यवधान आ गया तो इस तरह का जो है या पानी की समस्या बन गई तो जहाँ सिस्टम्स में के काम करने में थोड़ा कहीं कुछ भी ब्रेकडाउन हुआ, सिस्टम्स ब्रेकडाउन, तो उसके कारण भी अस्पतालों के कामकाज पर असर पड़ता है। और ये तीनों तरह के खतरों का सामना करने के लिए हर अस्पताल के पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। और कैसे इस तरह की जब भी कोई बात होगी तो हम अस्पताल क्या क्या इस पर कार्रवाई करेंगी और किस तरह से मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। SOP के आधार पर हर अस्पताल को एक इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन
ना प्रोसीजर बनाना चाहिए, क्योंकि मरीजों को किस तरह से है ना बचाना है, बिल्कुल उनको जो उनको आवश्यक सुविधाएं हैं वो कैसे उपलब्ध करानी है, अगर मरीजों को दूसरी जगह ले जाना है तो उन्हें सुरक्षित रूप से कैसे ले जाया जाए। और ये जो SOP है, इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, इसको हमेशा अपडेट करने की जरूरत होती है। अगला सवाल प्रदीप जी मेरा आपसे है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिस तरीके से कोविड-19 आया और इस दौरान अस्पतालों की तरफ से भी अहम भूमिका हमें देखने को मिली, तो आज की तारीख में अगर इस प्रकार की कोई भी आपदा आती है तो हमारे देश के जो अस्पताल हैं वो कितने तैयार हैं? ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि भाई हमारी तैयारी कितनी है। अगर हम कहें कि भारत सरकार की तरफ से हम लोगों ने ऑलरेडी सारे राज्यों को और जिले को अधिक से अधिक राशि दी है ताकि नई से नई और बेड्स बनाए जाए, आइसोलेशन यूनिट्स बनाए जाए, स्पेशली अगर हम कोविड के लिए चर्चा करें तो। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स भी बने हुए हैं जो आपदा स्थिति के तरफ अगर कुछ होती है तो हाउ दे कैन वर्क अपॉन इट, लाइक हेल्थ सेक्टर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एक प्रोग्राम है भारत सरकार की, जिसमें हम जनरली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम उसको ट्रेन करते हैं कि आप एक हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएंगे, उसको अपडेट, सर जैसे कह रहे थे कृष्णवत्स सर, कि उसको अपडेट आप टाइम टू टाइम कैसे करेंगे। अगर हम हॉस्पिटल सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो जनरली इट कैन बी स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल हो सकती है। स्ट्रक्चरल का मतलब ये होती है कि भी वो जिस जगह में बन रही है उसका जो लेआउट है, उसका प्लानिंग है, वो कैसे बनी हुई है। नॉन स्ट्रक्चरल का अगर हम कहें तो उसमें बीम्स जो बनी है, जो सीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो बाकी चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी क्या क्वालिटी है उसके बारे में जिक्र होती है। अगर मैं फंक्शनल की बात करूँ तो इट इज़ नॉट ओनली द मैन पावर, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको सैनिटेशन चाहिए, आपको डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। सो दे शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द पीरियड। तो वो सारी चीज़ों की कैसे करके होती है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, नॉट ओनली टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स। हम लोग एक कोर्स भी और डेवलप कर रहे हैं विद हॉस्पिटल इंजीनियर्स और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जी, ताकि वो आगे चल के ये इसको काम में आए। इसके अलावा जैसे भी कोई भी आपदा आ जाती है, जो आदमी उस आपदा के लिए काम करता है और जो फेस करते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज इफेक्ट ऑफ साइकोसोशल इफेक्ट्स दैट इज बीन सीन, जो इसमें आते हैं। तो वो साइकोसोशल इम्पैक्ट्स के लिए भी हमारी स्पेशल ट्रेनिंग्स हम बनाते हैं, TOTs ट्रेनिंग करते हैं, ताकि राज्य स्तर पे और जिले स्तर पे उसको नीचे हम ले जा सकें। इसके साथ साथ हम अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो जाती है तो वी आर ऑल्सो हैविंग स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज दैट हैव बीन गिवन स्पेशली ऑन द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेडियो न्यूक्लियर इवेंट्स के लिए, ताकि उससे हम निकल सकते हैं। स्पेशली जो PHC CHC के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली हम जो टारगेट कर रहे हैं एट दिस जंक्चर इट्स टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड पीपल वर्किंग इन द पेरिफेरल लेवल, कि ऐसा कुछ अगर होती है तो उसको आप एक मरीज को डिकंटामिनेट कैसे करेंगे, उसकी पानी को कैसे करके आप इनएक्टिवेट करेंगे, एंड देन सब्सिक्वेंटली उसका उपचार के लिए आप कहाँ ले जा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राज्य स्तर पे भी हम लोग कुछ अस्पताल को चुन कर उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि दे कैन लुक इनटू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेडियो न्यूक्लियर डिजास्टर्स। और इसी के साथ में हमारे साथ में डॉक्टर लिपिका नंदा जी भी इस वक्त तो ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। लिपिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अस्पतालों की कार्य क्षमता को लेकर अगर हम बात करें तो उसे किस तरीके से आगे और आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है, हमें क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए? जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल लेवल में, उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस, सिस्टम ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस एक साथ वो होलिस्टिक होनी चाहिए। मेरी ओपिनियन है कि पेपर में सारे तो गाइडलाइंस वगैरह बहुत अच्छी तरह है, जैसे प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज हॉस्पिटल लेवल में अगर हम एनालाइज करेंगे तो एक तो है नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे स्टाफ कैपेसिटी है कि नहीं, स्ट्रक्चर सपोर्टिव है कि नहीं। सेकेंड लेवल में वो हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स है कि नहीं, रिलेटिंग वो डिजास्टर को रिलेट करके। फिजिकल स्पेस है कि नहीं और वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते कि नहीं। उसके साथ कमांड और कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्शन विद द कम्युनिटी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने जो देखा है सबसे इम्पोर्टेंट है इस गाइडलाइंस के साथ मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, रेगुलर मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए।
जैसे बहुत पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। जैसे डिजास्टर एक तरह की तो नहीं है ना, डिजास्टर डिफरेंट तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, और जैसे रेलवे एक्सीडेंट्स, फायर, अर्थक्वेक्स, ऐसे डिफरेंट तरह की जो डिजास्टर्स है उसके लिए डिफरेंट तरह की स्किल्स चाहिए और अप्रोच भी डिफरेंट चाहिए। तो मॉक ड्रिल्स जो है वो हमारे सिस्टम्स में होते ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो और वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करे, डेवलपिंग मैकेनिज्म्स, गाइडलाइंस को और रिफाइन करे, और राउंड द ईयर ये वाले जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस फॉर डिजास्टर जी, राउंड द ईयर एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉट वन टाइम और ट्वाइस इन अ ईयर और समथिंग लाइक दैट। शुक्रिया लिपिका जी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद और भी चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDMA। Flood water leaves behind hidden dangers. It is important to remain watchful. Go back home only after official go-ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water. Don't let children play in flood water. Help others if you can. Be smart. Be prepared. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज के इस खास अंक में हम बात कर रहे हैं कि आपदाओं से निपटने के लिए अस्पतालों की तरफ से कितनी तैयारी है। और आज के इस खास अंक में हमारे साथ में MBBS के कुछ छात्र भी इस वक्त मौजूद हैं। आप में से कोई सवाल आज हमारे गेस्ट से अगर पूछना चाहे? मेरा नाम देवांशी खुराना है। मैं MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बड़े अस्पताल में जोखिमों और खतरों के स्रोतों की पहचान कैसे की जाती है और उनके लिए जो तैयारी योजनाएं हैं उन्हें विकसित कैसे करते हैं, साथ ही उन्हें लागू कैसे किया जा सकता है? जी, जब हम एक अस्पताल के स्तर पर समीक्षा करते हैं तो एक अस्पताल का स्ट्रक्चर कैसा है, इमारत कैसी है, कब बना, उसकी संरचना कैसी है, जो क्षमता थी वो क्षमता आज कैसी दिखती है, तो हम एक स्ट्रक्चरल असेसमेंट करते हैं। इसके साथ साथ नॉन स्ट्रक्चरल असेसमेंट करते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल असेसमेंट में हम फर्नीचर्स, इक्विपमेंट, जो ICU की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और इन सब जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें कहाँ कहाँ खतरे हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भूकंप आया तो इमारत का क्या नुकसान हो सकता है, और इमारत के नुकसान के साथ साथ जो बेड्स हैं, फिक्सचर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, इक्विपमेंट हैं, उनका क्या नुकसान हो सकता है।
और इस आधार पर हम फिर अर्थक्वेक की भूकंप की स्थिति में हम क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिसके कारण एक तो मरीजों का नुकसान ना हो, हमारी इमारतें सुरक्षित रहें, हमारे इक्विपमेंट सुरक्षित रहें जहाँ तक संभव हो सके, और सबसे बड़ी बात कि अस्पतालों का कामकाज चलता रहे। तो एक जो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए प्लान बनाना, और जैसा कहा गया कि प्लान के साथ साथ उसका मॉक ड्रिल के ना करके उस प्लान की व्यवहारिकता को भी जांचना आवश्यक है। शुक्रिया कृष्ण सर। अगला सवाल आप में से कोई? जी प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षिता सिंघल है। मैं सफदरजंग अस्पताल में दूसरे साल की छात्र हूँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि किसी आपदा के समय प्रशासन को किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हॉस्पिटल के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है हमारा, उसको एक्टिवेट किया जाता है। कैजुअलिटी के अंदर एक नोडल अफसर बैठता है हमारा, एक सीएमओ बैठता है। ऐसे टाइम में वो ईसीआरओ बन जाता है, वो कमांड संभालता है और वो एक्टिवेट करता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारी अलग सर्विसेज हैं, जैसे सैनिटेशन की है, सिक्योरिटी की है, फाइनेंस की है, और जितने भी सर्विसेज हैं सबके हेड को इन्फॉर्म करें और उनको इमीडिएटली एक्शन में लेके आए। यदि एक नंबर ऑफ पेशेंट का ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि हमारी कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो हम डीएम को इन्फॉर्म करेंगे। डीएम जो है बाकी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेगा। एक तो ही ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये अस्पताल की आंतरिक व्यवस्था के बारे में बताया जी, लेकिन अस्पतालों को फायर सर्विसेज के साथ जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा कि जो जिला प्रशासन है या शहर का प्रशासन है वो भी कई तरह से मदद कर सकते हैं जी। लोगों की व्यवस्था करनी, दवाइयों की व्यवस्था करनी, इक्विपमेंट की व्यवस्था करनी, एम्बुलेंसेज की व्यवस्था करनी, तो बाहर के जो प्रशासन है उससे भी एक, और तीसरा जो है वो अन्य अस्पतालों के साथ जो म्यूचुअल एड की बात, तो ये तीनों व्यवस्थाएं हर ऐसी स्थिति में लागू होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मल्हार सोनवने है। मैं MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये था कि किसी भी आपदा के दौरान लोग अपनी भागीदारी कैसे दे सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डिजास्टर को अगर हम एनालाइज करेंगे, डिजास्टर के 5 स्टेजेस हैं जी, जिसमें एक तो है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स और रिकवरी। ये सारे 5 लेवल्स में कम्युनिटी या लोगों का पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइदर हॉस्पिटल नहीं और द सिस्टम अकेले इसको निपट नहीं सकते हैं जी। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वो जैसे मैंने बोला था पहले कि ये राउंड द ईयर एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में हम आइसोलेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, वहां पे केओस और ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसको मन में रखते हुए हम जैसे एक एजेंसी, एनजीओ हो या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हॉस्पिटल को और कम्युनिटी को एक साथ जुड़ा के अगर काम कर सकता है तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। और कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, जैसे हम कम्युनिटी में लोग होते हैं विद स्पेशल स्किल्स और स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, और कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इवैक्यूएशन की जरूरत होती है जी, और लोकल शेल्टर्स डेवलप करने की जरूरत होती है कई डिजास्टर के लिए। इमरजेंसी प्लान होनी चाहिए इन्वॉल्विंग द स्कूल, और फैमिली इमरजेंसी प्लान भी होनी चाहिए। ये सबके लिए सिंपल नहीं है, लेकिन इसको लेके एक बड़ा सा प्लान और कोई ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी होनी चाहिए जो अराउंड द ईयर सबको लेके ये प्लान करते रहे। और डिफरेंट, जैसे और एक डिजास्टर कोई हो जाता है तो उसको वो अपडेट करे प्लान। जैसे कोविड हो गया, कोविड हमको लॉट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस हमको दिया कि इसको कैसे निपटने के लिए डिफरेंट, और मान लीजिए कोई अर्थक्वेक हो गई तो उसके लिए हमको जरूरी है कि कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करे, बिकॉज विदाउट कम्युनिटी कोई ये काम अकेले सिस्टम में कर नहीं सकते और हॉस्पिटल भी कर नहीं सकते हैं। तो इसको लेके बहुत जरूरी है। और मैं और एक बात बोलनी चाहती हूँ कि
हॉस्पिटल लेवल में भी डॉक्टर्स, नर्सेस और सारी स्टाफ को ट्रेन करना, इन्वॉल्व करना और उनकी जो करिकुलम है, जैसे एमबीबीएस के करिकुलम है, नर्सिंग करिकुलम है, उनमें इनकॉर्पोरेट करना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। और कम्युनिटी लेवल में भी रेगुलर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से आज के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी आपदा के आने से पहले अस्पतालों की तरफ से क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ आज के इस खास अंक में रुकेंगे। ब्रेक के बाद और भी सवाल जवाब, एक छोटा सा ब्रेक। Exposure to extreme cold can cause serious health problems like frostbite, trench foot and hypothermia for people who work or live outdoors. Migrant workers who move from hot to cold places and homeless people are more vulnerable. Cover all exposed body parts and wear warm layers to maintain body heat. Remove layers as required to avoid wetness. Wet clothing can be deadly. Change immediately. Work during the warmest hours of the day and take short breaks in a shielded area. Drink hot beverages to remain hydrated. Avoid alcohol. If you are homeless, go to government night shelters or other free accommodations. In case of emergency, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Stay warm. Stay safe. बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिए। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास अंक में। और सीधा चलते हैं इस वक्त प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, मेरा सवाल इस वक्त आपसे है कि जिस तरीके से आप, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय में आप कार्यरत हैं, तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस जारी की गई है अस्पतालों को लेकर कि आपात स्थिति में या फिर आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाएं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी मंत्रालय से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास गाइडलाइंस बनी पड़ी हुई है। अगर हमारे मंत्रालय से करें तो हमारे पास नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, जो सारे हेल्थ विषय इंक्लूडिंग आपदा के विषय के भी वो कहते हैं। अगर हम उसके ऊपर जाए तो हमारे पास सेफ हॉस्पिटल्स की गाइडलाइन ऑलरेडी NDMA की तरफ से, जहाँ पे हम लोगों की योगदान होती है। जब एक कोई भी गाइडलाइन बनती है NDMA की तरफ से तो सारी मंत्रालय की योगदान से ही बनती है, तो जिसमें हमारे भी योगदान के बाद एक सेफ हॉस्पिटल्स की गाइडलाइंस बनी पड़ी हुई है। 2016 में वो लागू हुई है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनी पड़ी हुई है 2019 की NDMA की तरफ से। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, ताकि हम कैसे करके डिजास्टर्स के समय हम उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग करिकुलम्स हमने बनाए हुए हैं, जिससे हम अपना लोगों को जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड बाकी स्टाफ, जो आपदा के समय में वो कैसे करके उसकी उसको फेस कर सके, उसकी ट्रेनिंग्स के लिए भी हमारी करिकुलम बनी पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास रेडियो न्यूक्लियर इमरजेंसीज के लिए भी करिकुलम बनी पड़ी हुई है, जिस पे हमारी ट्रेनिंग चलती है। और ये सारी चीज़ें हमारी luckily it's available in the basically in the website of Ministry of Health and Family Welfare, ताकि किसी को चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। So that is there and I stop it. जी, शुक्रिया सर। अगला सवाल कृष्ण जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अस्पतालों की सुरक्षा ये गंभीर विषय है, तो ऐसे में अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के आम लोगों में किस तरीके से हम जागरूकता फैला सकते हैं, साथ ही जो अस्पताल के प्रबंधक हैं, जो प्रशासक हैं, उनमें किस तरीके से गंभीरता लानी चाहिए इस विषय को लेकर? तो जैसा कि डॉक्टर खासनोबिस ने कहा कि हमने गाइडलाइंस बनाए हैं ढेर सारे, तो गाइडलाइंस के आधार पर हमें पूरे देश में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसका एक जो सीधा ये अर्थ ये है कि हम हर राज्य में, हर ज़िले में इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जिसमें डॉक्टर्स
और भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के से जुड़े हुए लोग और जो स्वास्थ्य सेक्टर से और भी जो बाहर में जुड़े हुए हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और अस्पताल के स्तर पर, जिला के स्तर पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बन रहे हैं जी, उसको हम अच्छे से बनाएं, उसका हम पालन करें, सारे नियमों का पालन करें और सारी व्यवस्थाएं करें। तो ये हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी व्यवस्था की है और स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीए में साथ मिलकर के पूरे देश में हर राज्य में ट्रेनिंग करेंगे। पहले तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और फिर जिला स्तर पर भी ट्रेनिंग करने की योजना है। तो हम पूरे देश में अस्पतालों की सुरक्षा लेकर के जागरूकता हम फैलाएंगे। इसके लिए हमारा प्रयत्न हमेशा से जारी रहा है। प्राइवेट अस्पतालों की बात करें या देश भर के तमाम अस्पतालों की बात करें तो उनकी तरफ से किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए? मेरा कहना है कि हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा हुआ, चाहे वो कहीं भी है, चाहे रिमोट एरिया में है चाहे अर्बन एरिया में जी, उनका अपने एक प्लान होना चाहिए, डिजास्टर प्लान होना चाहिए जिसको सही वक्त पे उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए और एग्जीक्यूट करने के लिए उनको ड्रिल करनी आनी चाहिए, उनको बीच बीच में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस तरह से आ जाए और उसके बाद उनको यदि कोई मान लो आपदा आ गई उससे निपटे, उसके बाद वो उसको असेस करें कि हमसे क्या कमियां थी, उस कमियों को कैसे दूर करें। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, इट इज ऑन गोइंग प्रोग्राम। दो चीज़ होती है, मेटल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उन दोनों को कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है कि मैक्सिमम लोगों की जान बचा सके, अधिक से अधिक लोगों के लिए काम कर सके। ये एम हमेशा हर एक हॉस्पिटल का, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उनका ये एम रहना चाहिए कि हमें अधिक से अधिकतर लोगों को बचाना है। एक चीज़ और ऐड करना चाहिए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अभी बनी पड़ी हुई है जिसमें डिजास्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें कि पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर्स के लिए देयर इज ऑलरेडी अ प्रोग्राम अंडर कायाकल्प, जहाँ पे आपदा स्थिति में एक इंस्टीट्यूट में भी एट अ सीएचसी लेवल, सब सेंटर लेवल और पीएचसी लेवल वो क्या काम कर रहे हैं टू रिस्पॉन्ड बैक टू दैट आपदा, दैट इज ऑलरेडी देयर एंड दैट इज गेटिंग असेस्ड। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एनएबीएच एक्रेडिटेशन जब एक हॉस्पिटल लेती है तो उसमें भी आपदा प्रिवेंशन कैसे करते हैं, वेदर इट इज अ फायर सेफ्टी है या अर्थक्वेक सेफ्टी, सो वो सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आज के इस खास अंक में हमने चर्चा की कि अस्पतालों में जब भी कोई आपदा आती है तो उसके बाद में अस्पतालों की तरफ से क्योंकि अहम भूमिका होती है, जान बचाने की एक बड़ी चुनौती होती है, तो ऐसे में अस्पताल कितने तैयार है ये आज के इस खास अंक में हमने जाना। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और आज के इस खास अंक में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।